गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट का थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट था उसको हमने अच्छे से समझ लिया था कि कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली क्या है, ठीक है ना, किस प्रकार से इस प्रकार का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे क्या रिजल्ट्स आपको मिले, ठीक है ना। मैं एक बार ब्रीफली रिकॉल कर देता हूँ। कॉम्पटन स्कैटरिंग में आपने क्या देखा कि जब किसी रेस्ट पर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो स्थिर अवस्था में, उस पर किसी एक्सरे फोटोन का इंसिडेंट होता है तो उनके बीच एक प्रकार से कॉलिजन होगी और कॉलिजन या स्कैटरिंग होगी। उसके बाद जो आपको स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन मिलता है उसकी जो वेवलेंथ है वो आपको क्या मिलती है, जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है उसकी तुलना में ज़्यादा मिलती है। और जो वेवलेंथ में जो डिफरेंस आपको मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होगा, इसका मान आएगा, अभी थोड़ी देर बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। इसके अलावा उसके अंतर्गत जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया और यह भी समझ लिया कि किस प्रकार कॉम्पटन इफेक्ट भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पार्टिकल नेचर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार का जो आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि वेवलेंथ का क्या हो जाना, बढ़ जाना, ये मिल रहा है, इसका मतलब क्या, ये सत्य है, लेकिन इसको आप क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के द्वारा नहीं समझा सकते हो। और क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या मानते हो, हम लोग मानते हैं वेव, यानी उसका वेव कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन उस वेव कैरेक्टर से आप इसको नहीं समझा पा रहे थे। तब कॉम्पटन ने क्या किया, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, E=h का, और इसको एक्सप्लेन किया। और उन्होंने जो फॉर्मूला प्राप्त किया यहाँ से, इस पूरे अभी थोड़ी देर बाद डेरिवेशन करेंगे, तो वो जो फॉर्मूला था और उसके आधार पर जो मान निकला और जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ एक्सपेरिमेंट से वो एकदम समान प्राप्त हुए, तब वो चीज़ क्या हो गई, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गई। तो इस लेक्चर में हम क्या काम करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट जो थ्योरेटिकली पढ़ा था और जो कॉम्पटन शिफ्ट की हमने बात की थी, तो उस कॉम्पटन शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे, यानी कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का क्या मान आना चाहिए वो हम ज्ञात करेंगे। क्वाइट मैथमेटिकल टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग भी है और वेरी ईजी भी है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम तो वैसे मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने वापस बना दी, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या सिचुएशन है। ये देखिए, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पर है, रेस्ट पर है। इस इलेक्ट्रॉन पर जब एक एक्सरे आपतित होगी, ये एक्सरे, तो क्या होगा, जब इनमें कॉलिजन होगी तो एक्सरे क्या हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया था कि चूंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो इसकी आवृत्ति कम है, इसकी आवृत्ति कम है तो इसकी ऊर्जा भी कम होगी, यानी इस एक्सरे फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, क्षय हो रही है, उसकी एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो लॉस और एनर्जी तो आपको पता है कंजर्व रहती है, तो वो जो लॉस होगा वो आपको कहाँ दिखाई देगा, वो जो एनर्जी का लॉस होगा वो आपको दिखाई देगा इस इलेक्ट्रॉन के रिकॉइल में, यानी जो ऊर्जा का क्षय हुआ वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिक्षिप्त या रिकॉइल करने में काम आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन रिकॉइल क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एनर्जी लॉस, ठीक है। तो ये इधर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर स्कैटरिंग एक्सरे फोटोन हो गई। ये आपका जो एंगल होगा, अगर मान लो इस प्रकार की कॉलिजन नहीं होती तो एक्सरे की डायरेक्शन क्या होती, यही होती, लेकिन चूंकि कॉलिजन हुई तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो उसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए थी, जो हो गई, उसके बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिकॉइल। तो ये पूरा डायग्राम को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब एनर्जी हम लिख रहे हैं, तो देखिए ये एक्सरे है, तो एक्सरे की एनर्जी आपको पता है क्या होती है, E=h, और उसका मोमेंटम क्या होता है, h/c। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, E=pc, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, एक तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक्सरे फोटोन भी क्या है, ठीक है ना, फोटोन भी क्या एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो जब हम इस प्रकार के पार्टिकल की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी आप काम में लेते हो वो एक तरह से रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इन पार्टिकल्स की जो भी, वो वेरी नियर या कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से होगी। इसलिए आप एनर्जी को या मोमेंटम को क्या लिखते हो, इस प्रकार से लिखते हो। तो ये क्या हो गई, एक्सरे फोटोन जो इंसिडेंट थी उसकी एनर्जी और मोमेंटम हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन चूंकि रेस्ट में है तो उसका संवेग तो क्या होगा, शून्य होगा, और रेस्ट में है तो उसकी कुछ न कुछ एनर्जी होगी। आपको पता है रेस्ट मास एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किस वजह से होती है, कोई भी कण हो उसके द्रव्यमान की वजह से। तो मान लो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m0 है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, m0c²। तो ये इस इलेक्ट्रॉन की हो गई। फिर इस स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की बात करें तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E-h और P- हो जाएगा h/c। बिल्कुल सिंपल है, ये बस डैश डैश लगा दिया। और जो रिकॉइल हुआ इलेक्ट्रॉन उसका संवेग कितना होगा, उसको हमने Pe लिख दिया, ठीक है ना। Pe क्या है, मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी आप जानती हो, √m0² प्लस P²c²। तो ये क्या हो गई, इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। और ये एनर्जी भी क्या है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, याद रखिए। हम सिंपली E= जो हम सिंपल एनर्जी लिखते हैं वो नहीं है,
इसको हमने क्या लिखा है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी के रूप में लिखा है। तो ये पूरा इस डायग्राम को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब ये क्या है, एक प्रकार की स्कैटरिंग है या कॉलिजन है। और आपको पता है कॉलिजन दो प्रकार की होती है, थोड़ी मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। एक होती है इन इलास्टिक और एक होती है इलास्टिक। इन इलास्टिक यानी अप्रत्यास्थ और ये होती है प्रत्यास्थ। तो वैसे तो आपको जानकारी होगी कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर में किस किस राशियों के संरक्षण नियमों का पालन होता है। तो देखो 3 राशियां आपके पास, जनरली आप लोग 2 ही पढ़ते हो, ऊर्जा और संवेग, लेकिन उसको थोड़ा हम क्या करेंगे और थोड़ा ओपन करेंगे। 3 राशियां होगी, एक आपके पास होगा संवेग, एक आपके पास होगी गतिज ऊर्जा और एक आपके पास होगी कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। ठीक है ना। तो अगर हम प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें तो प्रत्यास्थ टक्कर में तो क्या होगा, आपके ये तीनों ही राशियां सुरक्षित रहती है, संवेग, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। लेकिन अगर अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करेंगे तो उसमें संवेग तो सुरक्षित रहेगा, कुल ऊर्जा तो वैसे ही सुरक्षित रहती है, लेकिन गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो ये आप एक तरह से डेफिनेशन बन गई। इलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगा, ऐसी टक्कर जिसमें संवेग, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा सुरक्षित रहती है। और इनलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें संवेग और कुल ऊर्जा तो सुरक्षित रहती है लेकिन गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है। और ये एक प्रकार की इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार तो संवेग संरक्षण के नियम को अप्लाई करेंगे और एक बार कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम को अप्लाई करेंगे और उससे कुछ रिजल्ट फाइंड करेंगे। ठीक है। तो बस अब मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल मैथमेटिक्स है, हम एक एक चीज़ को लिख करके ही करेंगे। ठीक है ना। मैं पहले उतार के फिर आपको बताऊँ, वो नहीं, हम बिल्कुल एक एक चीज़ को करेंगे, टाइम भले लग जाओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से या नियम से। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, टक्कर, ये जो टक्कर हो रही है, टक्कर से पूर्व कुल संवेग तथा टक्कर के पश्चात कुल संवेग। ठीक है ना। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखिए, वैसे आप पढ़ के आ चुके हो लेकिन फिर भी बता देता हूँ। संवेग क्या होता है, टक्कर से पूर्व जो पूरा सिस्टम है, टक्कर से पूर्व यानी ये इलेक्ट्रॉन और एक्सरे, जो आपका इंसिडेंट एक्सरे है, इन दोनों का कुल मिलाकर के संवेग, और टक्कर के पश्चात ये आपका जो स्कैटर्ड एक्सरे है और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इनका कुल संवेग, वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या लिख सकता हूँ, टक्कर से पूर्व कुल संवेग कितना है, इसका तो 0 है और इसका क्या है, P है। तो एक बार मैं सिंपली P लिख देता हूँ, और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने P को वेक्टर के रूप में लिख लिया। और टक्कर के पश्चात क्या है, टक्कर के पश्चात है आपका P डैश प्लस PE। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है। अब चूंकि संवेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इसके घटकों के आधार पर इसको लिखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि P का मान क्या है, देखो एक्स अक्ष अनुदिश भी है, और जब इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इधर जाओगे तो इस P डैश का इधर भी घटक होगा और इधर भी घटक होगा, इस PE का इधर भी घटक होगा और इधर भी घटक होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो घटक है वो भी कंजर्व रहेगा और वाई डायरेक्शन वाले घटक है वो भी कंजर्व रहेंगे। ये हम किसके लिए करते हैं, सदिश राशियों के लिए इस प्रकार से संरक्षण नियम को अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना। क्योंकि ये जो संवेग संरक्षण है, टक्कर से पूर्व कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग, ये एक्स दिशा में भी ऐसा ही पालन होना चाहिए। यानी टक्कर, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, टक्कर से पूर्व एक्स दिशा में कुल संवेग तथा टक्कर के पश्चात एक्स दिशा में कुल संवेग बराबर रहेगा। और इसी प्रकार टक्कर से पूर्व वाई दिशा में कुल संवेग तथा टक्कर के पश्चात वाई दिशा में कुल संवेग भी बराबर रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, घटकों में इसको विभाजित कर रहा हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में टक्कर से पूर्व तो सारी स्थिति क्या है, चलो यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ, इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें। तो टक्कर से पूर्व एक्स सारा का सारा एक्स डायरेक्शन में, वाई में तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा h/c, और इसका तो 0 है, इजिकल टू P डैश, इसका x घटक ये है और एंगल फाई है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ h/c cos फाई। पता ही आपको एंगल के साथ जो घटक होता है वो cos होता है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके प्लस PE cos थीटा। ये PE है और ये एंगल के साथ क्या हो जाएगा, PE cos थीटा। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आप लिखो फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन टक्कर से पूर्व तो क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा सारा एक्स डायरेक्शन में है। तो टक्कर से पूर्व तो क्या है, 0 है। और टक्कर के पश्चात क्या होगा, इधर और इधर। तो इधर तो वाई डायरेक्शन प्लस है और इधर वाई डायरेक्शन क्या है, माइनस है। तो देखिए इसका वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा। तो ये देखो h/c ये हो जाएगा साइन फाई,
और प्लस में ही रहेगा क्योंकि इधर से क्या है, वाई प्लस में है। लेकिन जब इसका आप लोगे वो इधर आएगा घटक, वो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस पी ई साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 3। तो ये हमने प्राप्त कर लिया। अब आप ये आपने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। अब अगला काम हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कुछ इक्वेशन बनेगी और उन इक्वेशन को हमें क्या करना है, केवल मैथमेटिकली सॉल्व करना है। बस आपके पास अपने आप जो एक्सप्रेशन है लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, इसका मान आ जाएगा। बस सिंपल मैथमेटिक्स करनी है। अब एक काम हम और करते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ न्यूमेरिकल में जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, उसके संवेग को ज्ञात करना पूछ लिया जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन से, इसकी सहायता से, मतलब इसकी और इन सब की सहायता से मैं क्या कर रहा हूँ, पीई का मान निकाल रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ई इज इक्वल टू वेक्टर पी माइनस पी डैश लिख सकता हूँ। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मुझे, ये तो सदिश राशि है, मुझे इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सदिश राशि का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो, उसका मोड करके स्क्वायर करते हो। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा मोड करके स्क्वायर करते हो। तो देखो, और इसका स्क्वायर क्या होगा, जब भी आप सदिश राशियों का स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, जैसे आप लिखते हो ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, उसका स्क्वायर करते हो मान लो, तो उस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए होता है। याद रखिए, सदिश राशि को आप सीधा नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट काम में लेते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पी माइनस पी डैश डॉट पी माइनस पी डैश। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा है, स्क्वायर करके लिखा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, ये चीज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, इसमें आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं इसको एक नए तरीके से बता देता हूँ, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज। चलो एक बार इसको यहीं स्टॉप करो आप। मैंने क्या बताया, ये तो आपने ऐसे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब मुझे पीई चाहिए, तो पीई मैं कैसे लिखूंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पीई मॉडुलस, चीज़ वही आनी है, पी माइनस पी डैश डॉट पी माइनस पी डैश। ठीक है, तो देखो इसको ओपन करते डॉट, तो पी डॉट पी तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। उसी प्रकार से माइनस पी डॉट पी डैश माइनस पी डैश डॉट पी और माइनस माइनस प्लस पी डैश स्क्वायर, ये पढ़ाएंगे 4। अब पी डॉट पी डैश क्या है, पी डॉट पी डैश क्या होगा, पी पी डैश कॉस थीटा। आपको पता होगा, मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे आप ए डॉट बी को कैसे लिखते हो, ए डॉट लिखते हो आप मोड ए मोड बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ पर पी और पी डैश के बीच का कोण कितना है, पी आपका क्या है, पी ये चल रहा है, पी पूरा क्या है, ये है, और पी डैश क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पी डॉट पी डैश को मैं क्या लिखूंगा, पी पी डैश कॉस फाई, और इसको भी मैं क्या लिखूंगा, पी डैश पी कॉस फाई, क्योंकि अदिश गुणनफल तो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। आप चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों क्या आते हैं, समान आते हैं। तो मेरे पास रिजल्टेंट में देखो यहाँ लिख रहा हूँ, पी क्या आ जाएगा, आप इसको देखिए यहाँ पर, पी होगा पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर माइनस 2 पी पी डैश कॉस फाई। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइए, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, सेम है, और पी पी डैश कॉस फाई। अब आप P और P डैश के मान चाहो तो रख दीजिए, P का मान ये रहा, P डैश का मान ये रहा, तो आपके पास PE क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा आपके पास H न्यू अपॉन C होल स्क्वायर प्लस H न्यू डैश अपॉन C होल स्क्वायर माइनस 2 H स्क्वायर न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर कॉस फाई। ये आपके पास क्या आ गया, पी आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। आप मेरे हिसाब से आराम से समझ गए होंगे। सॉरी, ये पी स्क्वायर है, इसको थोड़ा चेक करिए आप, यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हो गई। ये पी स्क्वायर है मॉडुलस, ठीक है ना, ये मॉडुलस पी स्क्वायर है, क्योंकि हम स्क्वायर के रूप में तो करेंगे, ठीक है ना। ये देखो वहाँ से मॉडुलस ए निकालना है तो आप क्या करोगे, ए डॉट ए करोगे तो वो ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको सब चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना।
पी ई डैश स्क्वायर। तो ये आपके कभी कभी पूछ लेती है, फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये हम अभी थोड़ी देर बाद काम में लेंगे। तो हमने अभी तक क्या कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर दिया और उसके साथ साथ हमने मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को भी ज्ञात कर लिया। अब हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज कर एक बार इसको उतार लीजिए। अब मैं इस डायग्राम को एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब इस डायग्राम आपके पास कॉपी में बना हुआ होगा तो आप वहाँ से आराम से देख लीजिएगा, मुझे पूरा पता है क्या नहीं है, ठीक है ना। मैं इस डायग्राम को एक बार थोड़ा साफ कर रहा हूँ। और एनर्जी में आपको वैसे भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, अदिश राशि है ऊर्जा, तो उसमें आपको डायरेक्शन के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा और टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा आपको लिखनी है, जो आपको पता है। तो अगला काम हम क्या करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या होगा, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा तथा टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा। तो चलो हम करते हैं, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा क्या है, एक तो आपकी थी एच न्यू, ठीक है ना, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और टक्कर के पश्चात आपकी क्या थी, एक तो थी आपकी एच न्यू डैश प्लस अंडर रूट ऑफ एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर, ये थी। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ। तो देखिए आप, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो इस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलो वर्ग करते हैं। तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार का जो वर्ग होता है उसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल मैथमेटिक्स है, तो मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों का स्क्वायर लिख देता हूँ, ये लीजिए, फिर प्लस 2ab, साइन का ध्यान रखना है, माइनस है, दिस इंटू दिस और ट्वाइस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए आप, माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, फिर इसको इसके साथ करो तो ये प्लस तो प्लस ही आएगा, प्लस 2h न्यू एम नॉट सी स्क्वायर। इसको इसके साथ करूँगा तो साइन माइनस आएगा, 2 नहीं सॉरी, 2 तो फॉर्मूले का है, ठीक है ना। और इसको इसके साथ करूँगा तो माइनस आएगा, तो माइनस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो 6 पद आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 पद ही आएंगे। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपके एम नॉट स्क्वायर सी फोर तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पी ई स्क्वायर का मान मैं यहाँ से रख दूंगा, क्योंकि ये सब आपके पास क्या एच न्यू में है, तो ये भी एच न्यू में है, तो हम मान रख के देखते हैं। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस 2h न्यू एम नॉट सी स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा मुझे, ताकि थोड़ा आराम से आपको समझ में आ सके। इसको भी मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। चलो इसको कर रहने दें। और माइनस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर हमारे पास वैसे ही है, तो जैसे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर तो चले जाएंगे, तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस वाई। क्योंकि सी स्क्वायर नीचे है और ये सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई रहा तो सब कैंसिल हो जाएंगे। अब वापस देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब पीछे क्या बचा, पीछे जो बचा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो ये बचा आपके, तो ये देखो न्यू न्यू डैश, इधर भी न्यू न्यू डैश, और ये आपके दोनों देखो 2h न्यू कॉमन आ गया। मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ आप देखिए, 2h एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन न्यू माइनस न्यू डैश, और ये इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ये तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन और 1 माइनस कॉस फाइव। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, आप आराम से देख लीजिए। अब ये 2 से 2 चला गया, एक एच से एक एच चला गया, इधर आपके क्या बच गया, न्यू माइनस न्यू डैश। इस न्यू न्यू डैश को मैं इसके नीचे भेज देता हूँ, तो ये लीजिए न्यू न्यू डैश, और इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो गया, h अपॉन एम नॉट
ये सी स्क्वायर है, इस एक सी को मैं यही रख रहा हूँ, ठीक है ना, एक सी को मैं यही रख रहा हूँ, एक सी को इधर भेज दिया, 1 माइनस कॉस फाई। क्यों रखा अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, मेरे करने के बाद आप खुद भी करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं साथ साथ कर रहा हूँ तो उस बहाने क्या आप आराम से साथ साथ समझ सकते हो। इसको मैं पूरा उतार भी सकता था, लेकिन उसमें फिर आपको वो मज़ा नहीं आता। एक एक शब्द में जो बोल रहा हूँ और किस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ से, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो अब देखिए, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश और न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, तो यहाँ से एक बार न्यू कट जाएगा। देखो बचेगा क्या, सी ब्रैकेट में 1 अपॉन न्यू डैश और माइनस 1 अपॉन न्यू। आप देखिए यहाँ तो क्या कट जाएगा, न्यू डैश बचेगा और यहाँ न्यू बचेगा। तो ये रहा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। इस सी को मैं अंदर लिख सकता हूँ, चलो मैं क्योंकि सी दोनों के साथ जाएगा, ये सी यहाँ भी जाएगा, ये सी यहाँ भी जाएगा। और आप एक फॉर्मूला जानते हो, न्यू लैम्बडा इज इक्वल टू सी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन न्यू। तो यहाँ से सी अपॉन न्यू डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा डैश, और इसको लैम्बडा, और ये हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। और हम यही तो निकालना चाह रहे थे, कॉम्पटेंट शिफ्ट क्या था आपका, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो ये आपके आ गया, ये क्या कहलाएगा, कॉम्पटेंट शिफ्ट। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉन एज कॉम्पटन शिफ्ट। तो आपसे कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला पूछे डेराइव करना तो आपको यहाँ तक आना है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एच कांस्टेंट है, एम नॉट हमेशा कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, सी कांस्टेंट रहेगा। ये डिपेंड कर रहा है केवल फाई पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग चेंज होगा तो कॉम्पटन शिफ्ट का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक देख लेते हैं। ये जो राशि है आपकी, ये सब क्या कांस्टेंट है। तो जैसे देखो एच का क्या मान होता है, एच का मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास का मान क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और सी का मान होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब इन सब को आप रख करके सॉल्व करोगे, ठीक है ना, सॉल्व करोगे और आप खुद सोचिए इसकी डायमेंशन क्या होगी। इधर आपके लैम्बडा है, ये तो क्या कांस्टेंट राशि है, तो इस पूरी राशि की डायमेंशन आपकी आएगी, लैम्बडा की जो डायमेंशन होगी, लैम्बडा की जो यूनिट होगी वही आएगी। क्योंकि आपको पता है इधर जो विमा होगी उसी तरफ उधर भी विमा सेम होनी चाहिए, बराबर के दोनों तरफ। तो इस पूरे की जो विमा आएगी आपके, वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी मीटर में आएगी। क्योंकि लैम्बडा की डायमेंशन क्या होती है, लैम्बडा एक लेंथ है एक प्रकार से, तो उसकी डायमेंशन क्या होती है, मीटर होती है, L1 होती है। तो इन सबको आप सॉल्व करोगे, करके देखना आराम से, उसका मान क्या आएगा, ये जो आपकी राशि है इसका मान आएगा पॉइंट, ये क्या आएगा, इसका मान आएगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, बहुत ईजी है, फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। तो इस राशि का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट, तो डेल्टा लैम्बडा इजिकल टू हो गया आपके 0.0242 माइनस कॉस फाई, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। और ये जो राशि है आपकी, इसको जनरली H अपॉन एम नॉट सी, इसको मैं डिनोट करता हूँ लैम्बडा सी से, और इसका मान क्या है 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, सब आप नोट कर लीजिएगा आराम से साथ साथ, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसका मान क्या हो जाएगा, कभी कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाए कि इलेक्ट्रॉन के कॉम्पटन वेवलेंथ का मान लिखिए, तो उसका मान होता है H अपॉन एम नॉट सी, या अगर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके क्लियर हो गया बिल्कुल। अब ये पूरा कंप्लीटली हमने क्या कर लिया, कॉम्पटन शिफ्ट का मान निकाला, जितने भी इसमें एस्पेक्ट्स थे छुपे हुए उन सब की हमने कैलकुलेशन कर ली। हमने रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को भी निकाल लिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे फाई का मान बदलेगा उसी अनुरूप क्या हो सकता है, आपके कॉम्पटन शिफ्ट का मान बदल जाएगा। अब आपसे अगर ये पूछे कि कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम तब होगी जब कॉस फाई का, जब ये पूरी राशि क्या हो, मैक्सिमम हो। तो कॉस फाई मैक्सिमम कब होगा, कॉस फाई का मान चलता है आपके 1 से लेकर के -1 के बीच में। अगर कॉस फाई 1 है तब तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर कॉस फाई -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के 2 हो जाएगा।
तो कॉम्पटन शिफ्ट का मान अधिकतम कब होता है? जब फाई आपके क्या हो? पाई हो। इसको आप नोट कर लीजिए साइड में कि कॉम्पटन शिफ्ट का अधिकतम मान जब फाई इजिकल टू पाई होता है। पाई का मतलब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी बिल्कुल क्या होती है? एक तरह से बैकवर्ड स्कैटरिंग है बिल्कुल, ठीक है ना, जाएगा और बिल्कुल बैकवर्ड स्कैटरिंग, ठीक है ना। ये एंगल ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल जिस डायरेक्शन जाएगा उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो जब एंगल पाई होगा आपका स्कैटरिंग एंगल, तब आपकी क्या होगी? मैक्सिमम शिफ्ट होगा आपका। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, अधिकतम विस्थापन के लिए स्कैटरिंग एंगल कितना होना चाहिए? पाई होना चाहिए। तो उस स्थिति में आप क्या लिखोगे? फॉर मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट फाई मस्ट बी पाई, इसलिए डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2h/m0c। ये भी आपको पता होना चाहिए। मान आप रख लेना आगे को जो भी होगा वो। तो ये मैक्सिमम है, इसको मैं क्या लिख दूंगा? मैक्सिमम। थोड़ा साफ लिख देता हूँ एक बार, डेल्टा लैम्डा ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या आ गया? 2h/m0c। तो ये हमने इसका क्या कर लिया? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या इसके अंतर्गत हो सकता है उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जो संवेग था वो भी प्राप्त कर लिया, किस प्रकार से निकालते हैं उसका मान निकाल लिया। कभी कभी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी पूछ ली जाती है। मैंने शब्द क्या बोला? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो आप उस डायग्राम को याद कीजिए। उस डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके इंसिडेंट एक्सरे है उसकी ऊर्जा और जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी ऊर्जा, दोनों में क्या अंतर है? बेसिकली इसकी ऊर्जा कम है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य क्या है? ज़्यादा है। स्कैटर्ड का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो ऊर्जा कम है, यानी टक्कर के कारण क्या हो रहा है? एक्सरे की ऊर्जा में ह्रास हो रहा है या लॉस इन एनर्जी ऑफ एक्सरे। तो लॉस इन एनर्जी कहाँ आपको प्रदर्शित हो रही है, कहाँ दिखाई दे रही है? वो दिखाई देगी जो इलेक्ट्रॉन स्थिर था उसको क्या कर देगी? रिकॉइल कर देगी या प्रतिक्षिप्त कर देगी। तो अगर मैं देखो एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ये क्या होगी? ये होगी आपकी h न्यू माइनस h न्यू डैश। आप सोच के देखिए आराम से, क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है ये ज़्यादा है ये कम है। आफ्टर स्कैटरिंग कम होगी तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के कारण जो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा है। रिकॉइल हो रहा है नहीं, गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल में भी कभी आपको इस तरह से पूछे तो आप इन फॉर्मूला का यूज ले सकते हो। अब आपके पास एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले का इंटरलिंक है। एक बार आपको डायग्राम अगर पता है तो इन सब फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आप 1 या 2 मिनट में तुरंत डेराइव कर लोगे। जिस तरह का क्वेश्चन पूछे उसको आप आराम से कर सकते हो। हालांकि इसके कम से कम 5 से 7 न्यूमेरिकल की पूरी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बीएससी के पेपर में भी पूरी तरह से आता है। और एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि ये टॉपिक आपका एज इट इज केमिस्ट्री का जो 3rd पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें बड़ा क्वेश्चन आता है। आप पुराना पेपर उठा के आराम से देख लीजिएगा, दोनों ही जगह यूजफुल है। तो ये हमने पूरा कर लिया, तो आराम से आप इसको कर सकते हो। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीटली क्या कर लिया? कॉम्पटन शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारा कॉम्पटन इफेक्ट जो था थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली कंप्लीट हो गया। अब इसको आराम से करिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए, पेन पेपर को साथ में रखिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे, वो जरूरी भी है। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ, अगले लेक्चर में हम नया काम करेंगे। थैंक यू।